हम कहीं भी रहें बना लेंगे जगह अपनी, हम कहीं भी रहें बना लेंगे जगह अपनी, हमें आता है हुनर दिल में उतर जाने का। और वाकई आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने संगीत से, अपने सुर से वाकई कईयों के दिलों में जगह बनाई है। नमस्कार, जोहार। हमारे दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निधि कुमारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान जुड़े हैं, खैर उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। 4 साल की छोटी उम्र से ही उन्होंने म्यूज़िक में तालीम लेने की शुरुआत कर दी थी। 13 साल से वो प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे हैं। एक रिच हेरिटेज है म्यूज़िक का उनके पास। गया घराना से वो बिलोंग करते हैं। इंडियन आइडल फेम रह चुके हैं और उसके साथ ही इंडिया के टॉप रिकॉर्ड कंपनी के साथ उन्होंने काम किया है। हम अपने स्टूडियो में आज स्वागत करना चाहेंगे सिंगर, कंपोजर, उसके साथ लिरिसिस्ट रजत आनंद का। नमस्कार रजत, आपको और आपकी पूरी टीम का हमारे कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है। बहुत लंबा आपका सफ़र रहा है और हाँ जी। ऑल्दो अभी मुझे लग रहा है कि आगे का सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आपको ये जर्नी को समराइज़ करना हो अभी प्रेजेंट को लेकर, तो इस सफ़र को किस तरीके से आप समराइज़ करोगे? मैं एक्चुअली ये सफ़र ऐसा है, मैं समराइज़ तो कर नहीं सकता एक्चुअली, बट जो कुछ भी बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मुझे मिला है, एक तो मुझे घर से भी मिला, अपने परिवार से मिला, और स्कूल से भी बहुत कुछ मैंने सीखा। और करते 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 जब प्रोफेशनल स्टेज पर आया तो एक अलग ही दुनिया थी, और बहुत कठिन भी रहा है और बहुत मज़ा भी आया है। आपकी अगर हम तालीम की बात करें तो जी। आपने अपने पिताजी से ही शुरुआती दिनों में तालीम या काफ़ी मशहूर गज़ल गायक वो खुद हैं। जी। क्या एक प्रेशर, क्योंकि आपके लिए शुरू से एक स्टैंडर्ड सेट था, है ना? आपको उसके ऊपर से आपको एक था कि इसके ऊपर जाना है, या फिर कहीं पे भी शुरुआत से कंपैरिजन रहेगा, तो वो एक तालीम लेने का सफ़र कैसा रहा अपने खुद के पिताजी से, और वो जो कंपैरिजन वाला स्टेट था? पिताजी के साथ साथ सबसे पहली तालीम मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे अपने दादाजी से मिला। अच्छा। स्वर्गीय पंडित श्री लाल मोहन पाठक जी, और बड़े दादाजी पंडित रामेश्वर पाठक जी से। उसके बाद फिर दादाजी के बाद फिर पापा से सीखा, फिर बड़े दादा से कुछ सीख ही रहा हूँ, सीखा क्या। और प्रेशर नहीं बोलूँगा मैं, मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा था, क्योंकि दुनिया जैसे हर चीज़ों में अपडेट होते जा रही है, बट ऑब्वियस म्यूज़िक भी अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। सुर वही है, बजाना वही है, मगर पैटर्न बदल रहा है ना? तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि समय के साथ पैटर्न को अपना लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी क्लास की चीज़ होती है, कुछ चीज़ें मास की चीज़ होती है। क्लास की चीज़ क्लास ही समझ सकते हैं, हालांकि मास की चीज़ क्लास समझ लेंगे, मगर क्लास की चीज़ मास नहीं समझ पाएंगे। तो वैसी चीज़ होती है। तो मुझे बड़ा मज़ा भी आया, एक प्रेशर भी रहा साथ साथ, और मुझे लगता है बट ऑब्वियस मैं अपने, हर बच्चा चाहता है, हर इंसान चाहता है अपने लेगेसी को आगे बढ़ाए, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अच्छा, आपसे बातचीत तो हमारी होती रहेगी जी। लेकिन मैं और हमारे दर्शक, हम काफ़ी उतावले हैं जो आपका संगीत सुनने के लिए। मैं खुद पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो पहला गाना जो आपका होगा, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और ये गाना जो भी मैं गाऊंगा, ये मैं परसों शाम को, मैं अपने, हमारे साथी हैं संगीत के, जो हमारे संगीतकार हैं, मिस्टर हरीश जी गिटार पे हैं, मिस्टर प्रणव कुमार मिश्रा जी तबला पे हैं, मिस्टर अरविंद जी ऑन ऑक्टोपैड, एंड मिस्टर अनुराग मिश्रा ऑन कीबोर्ड। तो मैं और हरीश भाई बैठे हुए थे, और ये परसों ही मैंने लिखा। अच्छा। और एक रैंडम कॉम्पोजिशन हमने, जिसको आज के टाइम में आप कह सकते हैं मॉडर्न म्यूज़िक, जिसको ब्लूज़ का नाम दिया जा सकता है, तो मैं वो सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बापू जरा धीरे चलो, अरे बापू जरा धीरे चलो, कच्ची उम्र है पक्का सफर है, कच्ची उम्र है पक्का सफर है, जरा बच बच के तुम चलो ना, कच्ची उम्र है
पक्का सफर है ये, दिल तेरा क्यों कहीं लगे ना। अरे बापू धीरे चलो, अरे बापू जरा धीरे चलो। बादलों से ऊंची मेरी उड़ान थी, पर जिंदगी में लगी ऐसी आग है। बादलों से ऊंची मेरी उड़ान थी, पर जिंदगी में लगी ऐसी आग है। चांद सोचा था मैंने तुझे, और देखो तुझ में भी तो दाग है। पर बापू धीरे चलो, अरे बापू धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, अरे धीरे चलो। क्या बात है। एक्चुअली जैसा आपने कहा ना कि प्रोसेस में मज़ा बहुत आता है, तो हाँ. ये एकदम आप लोगों के लिए एग्जांपल है कि किस तरीके से आप सबने एंजॉय किया है ये परफॉर्मेंस करते हुए। इससे जैसे हम म्यूज़िक पर ही चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर आपने कहा ना कि वो नई चेंजेस आती रहती है, खासकर मुझे लगता है कि हर 25 साल में आपको एक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, एक नई जनरेशन सामने आती है, एक नई टेस्ट उनकी होती है। लेकिन अभी के टाइम में कई ऐसी भी डिबेट्स चलती हैं कि म्यूजिक जो है ना हमारे लिए जंक फूड की तरह हो गया है, हर जगह मौजूद है, आपके पास क्वांटिटी बहुत है लेकिन क्वालिटी की कमी है। आप इसको कैसे देखते हो? आपने सही कहा, म्यूजिक हर जगह और एक जंक फूड की तरह हो गया, मगर वैसे म्यूजिक जिनमें क्वालिटी नहीं है और जो क्वालिटी है वो हमेशा हेल्दी फूड की तरह काम करेगा। तो मेरे हिसाब से, और हाँ एक और बात मैं इससे भी मैं सहमत हूँ कि आप किसी भी पैटर्न के म्यूज़िक को आप गलत नहीं कह सकते। लाइक ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि यस मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। अब प्योर क्लासिकल सुनने वाले लोग सिर्फ क्लासिकल सुनना पसंद करेंगे, ऐसी म्यूज़िक पसंद नहीं होंगी। दैट डजंट मीन कि ये म्यूज़िक या नए म्यूज़िक या मॉडर्न म्यूज़िक गलत है। आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से बीइंग अ म्यूजिशियन एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि आपको सभी तरह के म्यूज़िक का नॉलेज रखना चाहिए, थोड़ा ही सही, खास करके इंडियन क्लासिकल, बट सभी म्यूज़िक को, क्योंकि 20-25 साल तो बहुत लेट मैं मानता हूँ कि एक रिवॉल्यूशनरी आता है म्यूज़िक में। मुझे लगता है हर दिन एक नई चीज़ आ रही है, बट ज़रूरत है उस चीज़ को सामने प्रोजेक्टेड होने का। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के म्यूज़िक और इन सब चीज़ों पे। बट स्टिल नहीं लगता कि अभी की म्यूज़िक स्पेशली लिरिक्स तो खैर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है अभी, स्पेशली जब हम मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स सुनते हैं, म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि साउंड्स जो हैं उस पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी के दिमाग में क्या हो गया ना कि आप मोस्टली, बिकॉज ऑब्वियसली हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक दौड़ है ना आगे निकलने की, एक टिकटॉक आने के बाद था कि कुछ ऐसा म्यूज़िक डाल देना है जो टिकटॉक पे फेमस हो जाए। तो वो जो म्यूज़िक बनाने का प्रोसेस है ना, जो एसेंस है, डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं वो लॉस्ट होता जा रहा है? सी ये एक्चुअली हर ओपिनियन अपने अपने लोगों का होता है, अलग होता है। मेरा मानना ऐसा है कि फेमस होना और म्यूजिशियन होने में अंतर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने फेमस हैं, अगर आप अच्छे म्यूजिशियन नहीं हैं तो आपके फेमस होने का कोई फ़ायदा तब नहीं है जब आपको उस वक्त कोई अच्छे म्यूजिशियन से मुलाकात हो गई। तो इट हार्डली मैटर्स कि आप फेमस कितने हैं, मैटर ये करता है कि आप म्यूजिशियन कितने अच्छे हैं या आर्टिस्ट कितने अच्छे हैं। और आजकल प्रमोशन का ज़माना है, बट ऑब्वियस है फेमस होना हर लोग का ड्रीम होता है, हर लोगों की ड्रीम होती है और होना भी चाहिए। मगर हम जितने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना चाह रहे हैं अपने कंधे पे, उसके लिए अपनी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। सपोज मैं बहुत बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे मौका मिल गया, बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया 1 घंटे के लिए, मगर मुझ में वो कैलिबर नहीं है। मैं किसी सोर्स से, किसी पैरवी से, किसी एक बैकअप के थ्रू मैं पहुंच तो गया हूँ स्टेज पे,
मगर वो कैलिबर नहीं है कि मैं उस चीज़ को झेल पाऊँ, उसको बर्दाश्त कर पाऊँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके बड़े स्टेज पे होने का। मगर आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपको सही परख है, तो आप, मुझे लगता है आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं, फेमस हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अब ये जो अगला सवाल है ना, ये थोड़ा मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है। हाँ बिल्कुल। आपने उस्ताद गुलाम अली जी के साथ परफॉर्म किया जी। है, आपने अपने फादर के साथ भी परफॉर्म किया है। जी अगर आपको कंपेयर करना हो, जी। कौन सा एक्सपीरियंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहा, या फिर, और यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, अगर नहीं, एक मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, मैं बिल्कुल वही आंसर देना चाहूँगा जो फादर, मेरे लिए फादर तब हैं जब वो मेरे साथ स्टेज पे नहीं है। अगर बिल्कुल। स्टेज पे हैं तो मैं भी उनके लिए बेटा नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए भी वो एक आर्टिस्ट हैं। तो कंपैरिजन तो मैं कर नहीं सकता दोनों आर्टिस्ट में, क्योंकि अपनी अपनी एक पहचान। अब यही बात मैं, जैसे आपने पिछले सवाल में क्वेश्चन किया था, शायद उससे रिलेटेड है ये आंसर, फेमस होना। बट ऑब्वियस उस्ताद गुलाम अली खां साहब बहुत ही बड़े कलाकार हैं, बहुत ही नामी और बहुत बड़े गायक हैं, है ना, और वो एक पिलर है। उनको आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते किन्हीं से। उसी तरीके से जैसे श्री आनंद मोहन पाठक जी हैं, ही इज़ ऑल्सो अ बिग आर्टिस्ट और बहुत ही बड़े कलाकार हैं। यहाँ फ़र्क क्या पड़ता है कि ये फेमस उस्ताद गुलाम अली खां साहब जितने हैं या ना हैं, मगर एक आर्टिस्ट की तौर पे बात करें तो दे बोथ आर इनकम्पेरेबल, दे बोथ आर फैंटाबुलस आर्टिस्ट। तो एक्सपीरियंस दोनों के साथ ही इक्वल रहा? मेरा इक्वल नहीं रहा, बल्कि पापा के साथ ज़्यादा हार्ड हो जाता है वो एक्सपीरियंस, टफ होने लगता है एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने कहा ना, स्टेज पे एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पर क्या स्टेज में वो प्रेशर भी रहता है कि क्योंकि फादर साहब के साथ परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, प्रेशर नहीं रहता, मगर एक हिचकिचाहट रहती है अंदर, एक हेजिटेशन तो होती है कि कहीं, बट ऑब्वियस यार, आप बड़े लोगों के साथ आप काम करो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर वो हिचकिचाहट नहीं है तो फिर इसका मतलब कि आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है आर्टिस्ट के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने फादर्स की बात करें तो एक हमारे अंदर होता है ना कि उनको इम्प्रेस करना है ना, इनको खुश करना है, तो हमेशा थोड़ा सा लगता है कि कुछ। देखिए, पापा लोग जो होते हैं किसी भी फील्ड में, वो इम्प्रेस बच्चों से उनके सामने कभी नहीं होंगे, ये तो तय है। वो पीठ पीछे हमारी बहुत तारीफ करते हैं, करेंगे, मगर इम्प्रेस होने की बात जहाँ तक है, क्योंकि, और ये अच्छी बात है, मैं इसको एक लेने के ऊपर है, आप कैसे लेते हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सपोज आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, भाई आप ना 4 महीने में बड़े फेमस हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है, या तो आप 4 महीने बहुत मेहनत कर लें, या आप 4 महीने के लिए सो जाएंगे हाथ बांध के, भाई उन्होंने तो कह ही दिया है फेमस हो जाऊंगा। तो इट्स बेटर कि ना ही बोला जाए, बिल्कुल, अगर आपको टफ बनना है। बिल्कुल। अगला गाना कौन सा आप हमें सुना रहे हैं? हाँ, अगला भी मैं एक ब्लूज़ है, मैं सुनाता हूँ। और इसको भी, ये दोनों गाने हमने साथ में ही बैठ के कंपोज किया और लिखा, तो ये सुनाता हूँ मैं। नींद छीना मुझसे, छीना है तू सब गजा। परम परम पम, परम परम पम, परम पम पम, परम पम पम, रम पम पम, परम पम पम, पम 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 पम। प्यार की गहराइयों में जाना जाना जा सके हम, प्यार में अंगड़ाई
लेना लेना ले सके हम परम परम पम पम परम परम पम पम परम परम पम 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 परम परम पम पम परम परम पम पम परम परम पम 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 सौंधी सौंधी खुशबू जो खिड़कियों से आ रही है चाय की गरम प्याली की याद क्यों दिला रही है जो तेरे साथ थी वो मेरे पास है तो जरा गौर से सुनो वो क्या बात है जो तेरे साथ थी वो मेरे साथ है सुनो जरा गौर से क्या बात है परम परम पम परम पम पम परम परम पम 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 चैन छीना मुझसे छीना है तुझा गजब 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 चैन छीना मुझसे छीना है तुझा गजब क्या बात है। इसलिए हमेशा चैलेंज हो जाता है ना जब गाना ख़त्म होता है कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि अच्छा अब अगला क्वेश्चन क्या करना है। लेकिन अगर हम स्पेशली म्यूज़िक की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि म्यूज़िक भी नहीं पर हमारा जो इंडिविजुअल पैशन होता है ना जी भले ही आप और मैं दोनों शायद म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है पर मैं उसको अलग तरीके से डिफ़ाइन करूँगी और आपके लिए उसकी डेफिनेशन अलग होगी। हाँ आप संगीत को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? हाउ डू यू सी इट? an ocean in a simple word that's it बस an ocean and म्यूज़िक के साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि लाइफ इज़ एन आर्ट एंड एवरीवन इज़ नॉट एन आर्टिस्ट बिल्कुल तो कला हर जगह है इट्स नॉट ओनली इन म्यूज़िक नॉट ओनली इन डांस नॉट ओनली इन क्रिकेट हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ वो भी एक आर्ट है आप अप्रोच कैसे होते हैं दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड कैसे होते हो ये भी एक आर्ट है तो मुझे लगता है हर चीज़ दैट्स व्हाई आई सेड कि म्यूज़िक की खास तौर पे बात करें तो इट्स एन ओशन एंड लाइफ इज़ एन आर्ट एंड एवरीवन इज़ नॉट एन आर्टिस्ट बिल्कुल। आप 4 साल की उम्र से आपने तालीम लेने की शुरुआत जी। की है। काफ़ी छोटे होते हैं 4 साल के बच्चे। लाइफ के किसी पॉइंट में आपको लगा कि बहुत पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपको म्यूज़िक में जाना है? नहीं मैंने डिसाइड नहीं किया मैं सच बताऊं तो मेरे लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मेरा दिमाग कभी लगा ही नहीं कि मुझे डॉक्टर भी बनना है इंजीनियर भी बनना है मतलब आई वॉज मतलब नोन टू माई सेल्फ कि मुझे करना क्या है मैं म्यूज़िक ही था मुझे इसके अलावा पता ही नहीं था कि कुछ और भी होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग तो शायद मैं ढल गया इसमें मैंने कभी डिसाइड ही नहीं किया मुझे ऐसा सोचना नहीं पड़ा 11th-12th के बाद या कॉलेज के बाद ओ माय गॉड मुझे ये करना है वो करना नो माइंड प्रिपेयर्ड था म्यूज़िक ही करना है और यही करना है एंड लाइफ का ऐसा कोई पॉइंट जब आपको लग रहा हो कि यार बहुत टफ है स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन नहीं कभी नहीं टफ तो देखिए हर चीज़ है मैंने क्या बोला लाइफ खुद में अपने आप में टफ है लेकिन गिव अप करने का एटीट्यूड कभी नहीं आया? नहीं नेवर कभी आएगा भी नहीं कभी बिल्कुल जैसा तो कि आपने कहा म्यूज़िक का मुझे लगता है कि आपको समझना पड़ेगा बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग लगाना पड़ता है 4 गाने उठा लिया याद कर लिया दैट इज़ नॉट म्यूज़िक अगले ने तो दे दिया हाँ आप क्या कर रहे हैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम स्टूडियो में जब ओरिजिनली कंपोज कर रहे होते हैं तो एक आध बार ऐसा हुआ है कि कुछ जगहों पर कि अपना दिमाग कुछ चल रहा है कि मैं चाहता हूँ कुछ ये इनपुट होना चाहिए तो अगर सामने से जवाब आता है कि सर ऐसा कभी सुना नहीं है मैंने ऐसा होता है क्या अच्छा नहीं लगा मैं बोलता हूँ वही करो जो सुना नहीं है वही सुनाओ क्योंकि आज आप वही सुन रहे हो म्यूजिक डायरेक्टर से जो आपने कभी सुना नहीं था तभी आपने उसको ऑप्ट किया है बिल्कुल तो आप भी वो चीज क्यों नहीं सुनाना चाह रहे हो जो लोगों ने नहीं सुना है यार 10 गाने फ्लॉप होंगे 11वां हिट होगा मगर आपको नया करना पड़ेगा करते रहिए बिल्कुल ऑब्वियसली अब स्पेशली इतनी सारे आपके पास टैलेंट्स आ रहे हैं ना हाँ। कि कुछ अगर आपके पास यूनिक नहीं है कुछ यूएसपी आपका नहीं है तो
इसी से अगर खासकर जो आपको देख रहे हैं, जो यंग बडिंग टैलेंट्स हैं, है ना, जिनको बाहर आना है म्यूज़िक में, क्योंकि आपने कहा ना इट्स एन ओशन आपके लिए भी और इन जनरल भी, ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना उस तरीके की, तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट इन दिस इंडस्ट्री, आपके दिमाग में है कि सिंगिंग में ही मुझे अपना फ्यूचर करना है, क्या कुछ, बिकॉज आपने देख रखा है, एक आपने आपका सफ़र रहा है, कुछ पॉइंटर्स उनके लिए, कुछ चीज़ें जिनकी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो नए लोग हैं स्पेशली? हाँ, जो बडिंग है। मुझे लगता है पहले तो अपने टैलेंट को आंक लो, अपनी हैसियत, अपनी औकात पता होनी चाहिए लोगों को, मेरे हिसाब से। ये वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे जो बहक रहे हैं, 4 नए गाने सुन करके, नए नए प्लेबैक सिंगर्स के सुन करके, 4 गाने गा करके कि यस आई एम द बॉस, नो यू आर नोवेयर। इन फैक्ट इस फील्ड में बड़े से बड़े भी कहीं नहीं है, क्योंकि वो भी सीखते सीखते गए। तो नए लोगों, क्या मैं खुद को भी बोलता हूँ कभी कभी कि पहली चीज़ है ना कि यू हैव टू बी लॉयल विथ योर सेल्फ, और दूसरी बात कि अगर आप अकेलेपन में भी ईमानदार हैं तो आप भीड़ में बेईमानी नहीं कर सकते हैं। आप अकेले, ईमानदारी मतलब अपने काम के साथ भी, अगर आप काम के साथ ईमानदार हैं तो बट ऑब्वियस आपको सीखने की प्रवृत्ति आएगी, क्रिएटिव होने का मन करेगा। आप ये सब करते 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 आपको खुद एक दिन समझ में आएगा कि नो, एक्चुअली इट्स एन ओशन। तो बहकावे में नहीं आए आज के टाइम पे आकर के, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ मैं चाहूँगी जो अगला संगीत है ना, वो ज़रा आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। क्या, कौन सा मैं कंपोजिशन कुछ है? गज़ल एक मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। जिंदगी रात की कुछ और सवर जाएगी, जिंदगी रात की कुछ और सवर जाएगी, आपके शानों पे जब जुल्फ बिखर जाएगी, जिंदगी रात की कुछ और सवर जाएगी। वो ले लेगा मेरा दर्द जुदाई का शमीर, वो ले लेगा, वो ले लेगा, वो ले लेगा, वो ले लेगा मेरा दर्द जुदाई का शमीर, जब तलक मेरे
मसीहा को खबर जाएगी, जब तलक मेरे मसीहा को खबर जाएगी, जिंदगी रात की कुछ और सवर जाएगी। शोलाए गम के भड़कने का, शोलाए शोलाए गम शोलाए गम के भड़कने का कोई रंज नहीं, शोलाए रंग के गम के भड़कने का कोई रंज नहीं, शोलाए गम के भड़कने का कोई गम तो नहीं, जिंदगी आग में तप तप के निखर जाएगी, जिंदगी रात की कुछ और सवर जाएगी, सवर जाएगी, सवर जाएगी। क्या बात है विदित, वाकई आपकी जो आवाज़ है ना वो दिल में जगह बना लेती है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने हमसे बातचीत की और आपकी पूरी टीम ने जिस तरीके से यहाँ पे संगीत प्रस्तुति की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर को लेकर, आप सभी को ऑल द बेस्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद। इतना जल्दी नहीं